हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली सीरीज और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था दैट वाज ऑन संडे, उसके आगे यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। होपफुली बच्चों ने सारे लेक्चर्स इसके पहले के अटेंड किए हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस बच्चों हम करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप अगर अपने प्रीवियस ईयर वाली बुक उठाकर देखोगे, सभी के पास आई गेस होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो एक बुक सभी के पास होना चाहिए जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आप उस बुक में देखोगे तो इसके अंदर रेगुलरली आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, हर साल मिलेंगे। सो आज का लेक्चर इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ बच्चों आपको यह पता चलेगा कि जो प्लेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हमें बस देखते से समझ में आ जाता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो तो शायद आपके बोर्ड्स में भी आते हैं। लेकिन आपके यहां पर जो एडवांस और मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो किसके लिए, वो किस टाइप के आएंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा। स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हटकर कुछ पूछा जाता है जिसमें हमें पहले चेंजेस करने पड़ते हैं और फिर हमारा आगे सॉल्यूशन प्रोसीड होता है। तो हमें ये सारी चीजें बच्चों आज के लेक्चर में टैकल करनी है, उन चीजों को यहां पर हमें मास्टर करना है, ठीक है। ऑलराइट, आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों आप यहां पर जानते हो कि जो हम चारों फैकल्टीज हैं, जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं, वी आर ऑन ए मिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सो ये जो रिवॉल्यूशन हम बच्चों लाना चाहते हैं उसके लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प हमें जरूर चाहिए होगी। यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन राइट नाउ ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विद द हैशटैग जेईई लाइव डेली, ठीक है। जेईई लाइव डेली के साथ में अगर आप इसको शेयर करते हो हमें यहां पर पता चलेगा कि आप भी एक्चुअली इस मिशन को और आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। आप भी चाहते हो कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन वाकई अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड की जाए, ठीक है। ऑलराइट, सो डू दैट, है ना। और साथ ही साथ बच्चों अगर आप और चाहते हो कि हमारे साथ कोई इंटरेक्शन करना है, हमसे कोई डाउट्स क्लियर करवाना है, ठीक है, देन इन दैट केस वी आर ऑल अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ही आसान सा काम करना है। पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में और उसके बाद में अपने मोबाइल ब्राउजर में जाकर आपको लिखना है tinyurl.com/JEE live chat, ठीक है। इससे आपको उस ग्रुप में एंटर होने को मिलेगा जहां पर हमारे साथ ऑलरेडी 20,000 के लगभग बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ऑलराइट, और जैसे मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, अनअकैडमी प्लस जो प्लेटफॉर्म है बच्चों, उसका अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है तो आपने इसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जो कोर्सेस अभी रन हो रहे हैं, इमर्ज और इवॉल्व, जहां पर हमारी टीम पढ़ा रही है, ठीक है, दोज आर द ईयर लॉन्ग कोर्सेज जिनका यूज करके आप अपनी जेई की तैयारी पूरी फुल प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। वहां पर बेनिफिट क्या होता है, आपको जो लाइव क्लासेस मिलती है उसी के अंदर डाउट डिस्कशन सेशंस भी होते हैं, लाइव डाउट डिस्कशन सेशंस होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप डाउट पोस्ट करोगे फिर आपको बाद में डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। यहां पर आपको डायरेक्टली वहीं पर टीचर के सामने डाउट क्लियर करने को मिलते हैं जैसे यूजुअल क्लासेस में हमें आदत है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑन कंप्यूटर, क्योंकि आपके आगे आने वाली जो एग्जाम्स है सारी कंप्यूटर बेस्ड ही हैं, ठीक है। सो ऑल दिस फीचर्स कैन बी अवेल्ड बाय टेकिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और तो और बच्चों यहाँ पर और भी जो अमेजिंग टीचर्स हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बाय टेकिंग दैट सिंगल सब्सक्रिप्शन। और उस सब्सक्रिप्शन में अगर आपको लेना है तो द बेस्ट वुड बी टू बाय 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको यहां पर जो प्राइजेस हैं वो वाकई अफोर्डेबल महसूस हों, ठीक है। ऑलराइट, और उसके लिए करना क्या होगा, आपको पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपका जो प्लस वाला सेक्शन होगा, ठीक है, प्लस वाले सेक्शन में आपको आपकी कैटेगरी मिलेगी विच इज करंटली आईआईटी जेईई, उसको आप सब्सक्राइब कर पाओगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यहां पर अलग अलग टाइम जो सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो या तो 12 महीने का है या फिर 24 महीने का है, ठीक है। उस केस में आपकी जो प्राइजेस हैं आफ्टर यूजिंग द कोड जेईई लाइव, ठीक है, ये कोड स्पेशली हमारे उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट, ताकि आपकी प्राइजेस और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएं, ठीक है। और बच्चों एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और, अक्टूबर से ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है कि प्राइजेस थोड़े से बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इफ यू आर प्लानिंग
टू ज्वाइन प्लस देन डू इट बिफोर अक्टूबर, ठीक है। तो लेट अस सी कि यहाँ पर कितने बच्चे एक्चुअली ट्रांजिशन कर पा रहे हैं फ्रॉम अनअकैडमी जेई चैनल टू अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑलराइट, आपको वाकई अगर ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन को एक और लेवल ऊपर ले जाने की जरूरत है, ठीक है, देन अनअकैडमी प्लस इज समथिंग दैट यू शुड ऑप्ट फॉर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन हमारे होमवर्क क्वेश्चन के साथ में। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने होमोजेनियस फॉर्मेट के साथ साथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिस्कशन किया था, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही था। इसमें खास बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 2016 में भी आ चुका है, ठीक है। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर कितने बच्चे इसको जानते हैं? क्या आपको यहां पर इसका आंसर निकालते आया ए बी सी डी में से? जल्दी से देखें यहां पर क्या आंसर निकलेगा और कैसे निकलेगा। आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों लिखी हुई है वो क्या है? y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मेट देखते से हमें थोड़ा सा लग रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे dy बाई dx नहीं दिख रहा है, dx अलग है dy अलग है। ऐसी चीजें हमने यूजुअली कहां देखी है? ऐसी चीजें यूजुअली हमने देखी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले जो टॉपिक था उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख पाओगे कि अगर मैं ये ब्रैकेट्स ओपन करता हूं तो मुझे बहुत ही बढ़िया से टर्म्स यहां पर मिलेंगे। मेरे पास एक तो आएगा ब्रैकेट ओपन करके y dx आएगा, है ना, y और dx आएगा, और वैसे ही जो नेक्स्ट टर्म आएगा मेरे पास में वो होगा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर dx, ठीक है, और ये x dy के बराबर। अब हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स याद किए हुए हैं, ठीक है। उनको याद करने का ये रीजन है ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन में वैसा कुछ बन रहा है वाकई, ठीक है। दैट्स व्हाई लर्निंग दोज एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। अगर किसी ने नोट्स डाउनलोड नहीं किए थे तो लास्ट लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करो और वहां पर जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको अच्छे से एक बार सुनो। यहां पर देखो क्या बोल रहा हूं मैं। आप ऐसा कर सकते हो कि एक्स डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ और ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है। अगर आप ये काम करते हो तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन बनेगा वो काफी देखा सा एक्सप्रेशन लगेगा, आपको काफी देखा हुआ सा एक्सप्रेशन आपको लगना चाहिए, ठीक है। y dx माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई कब बनता है? जब मैं समथिंग अपॉन समथिंग x अपॉन y का डेरिवेटिव लेता हूं तब बनता है। लेकिन उसके लिए नीचे एक्स्ट्रा क्या चाहिए होता है? उसके नीचे एक्स्ट्रा y स्क्वायर चाहिए होता है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमारे पास y स्क्वायर वहां राइट में है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बनेगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला ही बन जाएगा। नाउ दीज थिंग्स आर एक्चुअली विजिबल टू अस इन क्वेश्चन डायरेक्टली, अगर हम यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं तो, ठीक है। सो मेक श्योर टू डू क्वाइट सम क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर पोर्शन है आई गेस वो ज्यादा आसान है क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा लगता है, ठीक है। सो डोंट मिस आउट ऑन द प्रैक्टिस। बच्चे यहाँ पर आंसर बी बता रहे हैं, अनामिका है यहाँ पे, और कौन है? रेखा है, प्रीतम, अनंत, ऑल राइट, और कौन है? आकांक्षा, चलो समथिंग लाइक बी। अमनदीप बोल रहा है समथिंग लाइक बी, ऑलराइट। समथिंग लाइक बी नहीं, आई गेस इसका आंसर बी ही है, ठीक है। देखते हैं इसको या क्या बोल सकते हैं बच्चों। ये जो आपके पास में बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? कंप्रेस्ड फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो? डी ऑफ एक्स बाय वाई लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। और राइट साइड में क्या है? राइट साइड में तो माइनस एक्स डी एक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों साइड कर लेते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x अपॉन वाई। डी ऑफ एनीथिंग का इंटीग्रेशन एनीथिंग, डी ऑफ एनीथिंग का इंटीग्रेशन एनीथिंग, जो लिखा है अंदर वही आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है, और प्लस सी भी आ जाएगा। अब यहां पर क्या सी निकालने के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास में? मुझे दिया है कि ये जो कर्व है ये 1, -1 से पास होता है, ठीक है। ये जो कर्व है ये 1, -1 से पास होता है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कितना आएगा। 1 और -1 और 1, ऐसा अगर हम सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -12 एंड दैट विल गिव अस c इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट कर्व कैसा होना चाहिए वो समझ में आ गया। हमारे पास ऐसा होना चाहिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू -x स्क्वायर अपॉन 2 एंड -12। अब मुझे फाइनली चाहिए क्या? इस क्वेश्चन में मुझे चाहिए था फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू -12 के ऊपर कितनी आती है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं -12 और देखते हैं कि यहाँ पर फाइनल आंसर y का कितना निकलना चाहिए, ठीक है। तो -12 तो -1/2y हो जाएगा, x की वैल्यू -12 डाल के। यहाँ पर -12 अगर हम डालूंगा तो +1/4 बनेगा, लेकिन एक माइनस उसके आगे पहले से लगा हुआ है तो ये -1/8 होगा और -12 मेरे पास पहले से है। तो -1/2y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5/8। एक बार चेक कर लें सारे बच्चे,
माइनस माइनस कैंसिल करो, 2 कैंसिल करो और रेसिप्रोकल ले लो ताकि आपका y का आंसर कितना दिखाई दे आपको 4/5 विच इज योर बी आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना काफी आसान था। 2016 वाले बच्चे काफी यहाँ पे लकी थे कि उनको जो क्वेश्चन मिला वो आसान क्वेश्चन मिला। ठीक है, आप भी लकी रहोगे, है ना, ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर जितनी बच्चों हम मेहनत करते हैं उतने ही ज्यादा हम लकी होते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ तो कहावत भी है कि लक फेवर्स द ब्रेव, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर मेहनत अच्छी की हुई है तो हमें सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लगेंगे जैसे हम लकी हैं और हमें करते आगे वो क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज वन पैटर्न दैट वी आर डन विथ। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे मेन बच्चों स्टार्ट करना है दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। ऑल्दो यू कैन सी कि प्रीवियस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन इससे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर साल आपको मेन से एडवांस कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टाइप है। तो यहाँ पर टाइप 4, यहाँ पर आपके पास में बच्चों जो पूरा चैप्टर है उसमें 4 ही टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनस, एग्जैक्ट एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उनके वेरिएशंस हैं, फिर उसके बाद इनके वेरिएशंस है, लेकिन मेजर जो टाइप्स है वो कितने हैं, केवल 4 ही टाइप्स हैं। इसलिए चैप्टर काफी छोटा है और इसको मास्टर करना काफी आसान है। सो डोंट एक्चुअली नेग्लेक्ट दिस। ठीक है, ऑलराइट, प्रेमजीत बेटा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपने शायद पिछले लेक्चर को और अच्छे से देखना चाहिए। काफी आसान डिस्कशन चल रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसा महसूस हो कि यार ये वाला स्टेप आपने कैसा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको जो लग सकता है वो केवल यही वाला स्टेप है कि इसके बाद में मैंने डायरेक्टली d(x/y) कैसे लिख दिया, वो लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पहले तो हमें पहचानते आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर दिखती कैसे है। एक बार हम वो पहचान लेंगे तो फिर आगे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि यार अब फाइनली इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है इसका। dy/dx के साथ में आपको ये सारी चीजें अरेंजमेंट में दिखना चाहिए और यही अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ये अरेंजमेंट है तो मैं बोलता हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या बोल रहा है, dy/dx, तो देखो यहां पे साइड में अलग से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक y वाला टर्म के साथ में आप कोई भी फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो और राइट साइड में फिर से आप कोई भी एक फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो x मल्टीपल लोकेशंस पे आएंगे लेकिन y एक ही लोकेशन पे आ रहा है यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं कि यहां पे y स्क्वायर है या साइन y है, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली y ही होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहां पे y दिख रहा है, dy/dx में दिख रहा है, वो तो सबको चाहिए ही होता है क्योंकि dy/dx नहीं है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहां है वो। ठीक है, सो dy/dx के साथ में आपको अगर ये अरेंजमेंट्स नजर आ रहे हैं देन इट इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर बस छोटी सी एक ये बात है कि हमने यहां पे p ऑफ x और q ऑफ x जो लिखा हुआ है ये ध्यान रखने के लिए लिखा है कि यहां पे फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, जैसे हम f ऑफ x और g ऑफ x लिखने की आदत है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे मैंने p ऑफ x और q ऑफ x नोटेशन का यूज किया है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात ये ध्यान रखो कि यहां पर हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंट्स हो, यहां पे q ऑफ x की जगह 2 लिखा हुआ आ सकता है, उससे डरने वाली बात नहीं है, वो तो और आसान हो गया ना। ठीक है, सो दैट कैन बी डन, बट अदरवाइज यहां पर तो x का ही कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्लियर है, डिफरेंशियल स्कोरिंग इन एडवांस, यस राघव बिल्कुल बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल स्कोरिंग है। बस यहां पर थोड़ी सी ये बात ध्यान रखो कि इसमें आगे जाके आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है, तो आपको बेसिक लेवल का एटलीस्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आधे में जाके अटक सकता है। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। शॉर्ट ट्रिक भी बताया करो। अब है मुझे ज्यादा इंटरेस्ट वैसे होता नहीं शॉर्ट ट्रिक बताने में। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको कोई चाहिए तो बेसिकली वो क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसका कोई मतलब वो नहीं होता है, एक 5 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है कि देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, लेकिन एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, वो एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही होता है, लेकिन उसको टीचर इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, सो डोंट फॉल फॉर दैट, यहां पर पहले कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। हो सकता है कि आपको इतना बढ़िया इंट्यूशन बन जाए आपका कि आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी नजर आने लगे, और क्वेश्चन अगर जल्दी नजर आ रहे हैं तो आप उसी को शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, बट पहले चीजें सही तरीके से पढ़ना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड इसके कि हम उनके पीछे भागें कि यार जल्दी से कोई करके बता दे। ठीक है, ऑलराइट, चलो देखें यहां पर कि आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहां पर इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। ठीक है, उसमें हम करते क्या है, एक कोई तो क्वांटिटी है, बढ़िया सी क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो LHS होता है
वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। LHS जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर वो क्वांटिटी कौन सी है, वो मैजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो यहां पर देखो क्या होगा, मैं पहले तो क्या कर रहा हूं, dx को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या बनवाना चाहता हूं, मैं यहां पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना चाहता हूं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की अभी हमने क्वेश्चन किए थे, dy/dx की तरह से नहीं सॉल्व करते हैं, dy अलग dx अलग, ऐसा वो नजर आता है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर भी वही काम किया जाए, पूरी इक्वेशन को dx से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर बनेगा क्या, dy प्लस p of x into y into dx is equal to q of x into dx, ठीक है। यहां पर मैंने dx मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में। अब यहां पर मैं क्या सोचता हूं कि एक नई क्वांटिटी जनरेट करते हैं और उसका नाम रखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो होता क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन में p वाला जो फंक्शन है, वो इंटीग्रेशन में जो p वाला फंक्शन है उसको यहां पे पुट करके कैलकुलेशन करनी रहेगी आपको, ठीक है। अगर आप ये क्वांटिटी पूरे इक्वेशन में, ब्लू वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहां पे LHS बहुत जल्दी सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ जाएगा। वो कैसे, यहां पे देखते हैं। पूरी इक्वेशन में मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके जो ब्लू इक्वेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऐसी नजर आएगी, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx इंटू dy, ठीक है, इंटू dy। और साथ ही साथ आपको यहां पर आगे क्या मिल रहा है, p ऑफ x के साथ में e की पावर इंटीग्रेशन px dx और साथ में y dx, और राइट साइड में आपको क्या मिल रहा है, qx के साथ में e की पावर इंटीग्रेशन px dx और इसके साथ में dx अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी सब जगह आ गई है। ये जो अब LHS में आपके पास बना है ये एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। यहां पर क्या डिफरेंशिएट हुआ है, dy आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली y डिफरेंशिएट हुआ होगा तभी यहां पे dy आ रहा है। ये वाले टर्म में क्योंकि dx आ रहा है मतलब x वाला टर्म डिफरेंशिएट हुआ होगा। तो कौन सा टर्म डिफरेंशिएट हुआ है एक्चुअली, यहां पे e की पावर इंटीग्रल px वाला टर्म डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। e की पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, e की पावर दैट थिंग तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन चेन रूल की वजह से मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ p का डिफरेंशिएशन करूंगा तो केवल p बच जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। यहां पर आपके पास इसका मतलब LHS जो है वो किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन px dx का, ठीक है। और आपके पास में RHS में क्या हो रहा है, आपके पास RHS में एक क्वांटिटी बन रही है qx इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, उसके साथ में dx नीचे अलग से है। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं RHS और LHS में, इन दोनों को डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि LHS तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेट। LHS तो d ऑफ समथिंग है ना, d ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा दैट थिंग होता है। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन में px dx, और राइट साइड वाला इंटीग्रल अभी हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब सॉल्व तो इतना ही करना है, अब आपको जो रेड वाली इक्वेशन में आपका RHS है उतना ही सॉल्व करना है। लेफ्ट वाली साइड से तो इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी हट चुका है, ठीक है। अब हमने यहां पे e की पावर इंटीग्रेशन px dx को नाम क्या देके रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम देके रखा है, ठीक है। तो हम याद भी इसके आंसर को उसी तरीके से कर लेते हैं, ताकि ये जो अभी मैंने 2-4 स्टेप यहां पे थ्योरी में किए हैं वो हर क्वेश्चन में मुझे ना करना पड़े, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, the solution of linear differential equation is, डायरेक्टली सॉल्यूशन यूज करेंगे बच्चों हम हमारे क्वेश्चंस में, डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के साथ में, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। ये कैसे आया उसका डिस्कशन अभी अभी हमने कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर ये जो एक सिंपल सा इक्वेशन बना है इसको हम कितने बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, ठीक है। आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, यहां पे 3 स्टेप में अब ये क्वेश्चन इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। और तीनों पे ही यहां पे बॉक्स लगा हुआ है। 3 बॉक्स वाले जो स्टेप्स हो गया, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली, आपको डेफिनेटली px वाला पोर्शन पता चल जाएगा, y के साथ में जो लिखा हुआ x वाला पोर्शन है वो px है। आप उसकी मदद से क्या निकालोगे, उसकी मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे कैलकुलेट करके रख लोगे, ठीक है। और जैसे ही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है, आपको डायरेक्टली ये ग्रीन वाले स्टेप्स स्किप कर देना है।
सब कुछ स्किप कर दो, डायरेक्टली कहां पे आ जाओ, इस बॉक्स वाले इक्वेशन पे आ जाओ, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx जो हमें यहां पे ऑलरेडी दिख रहा था क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिख रहा था, ठीक है। और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो थिंग्स हैव बिकम रियली इजी। यहां पे जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका तो हमें सॉल्यूशन भी याद हो गया। इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्चुअली हमें सॉल्यूशन भी याद है, तो एक्चुअली इसको सॉल्व करना भी उतना ही आसान है। तो ये तो और अच्छा हो गया ना, जो इंपॉर्टेंट है वो आसान भी है। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस इन फ्यू क्वेश्चंस नाउ, है ना। थ्योरेटिकली इतना ही अंडरस्टैंडिंग था, आगे सारे हमें क्या करना है, क्वेश्चन ही करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और तो क्या दिया इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। आपके पास में yx जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब यहां पर जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर एक इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इसने यहां पर एक डेटा अवेलेबल करवा दिया है कि 0 डालने पे 2 आना चाहिए। और फाइनली आपसे पूछा है कि y ऑफ -4 कितना होगा, y ऑफ -4 कितना होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो सागर रजक इस सेइंग कि ये यहाँ पे इसलिए देख रहा है क्योंकि उसने फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया बात है, आपके दोस्त बड़े अच्छे हैं, है ना। यहाँ पर अदरवाइज कुछ कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं हम तो शेयर नहीं करेंगे दोस्तों के साथ में, नहीं तो उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा आपके दोस्तों को थैंक यू बोलो कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आपको यहाँ पे गाइड किया, है ना। और बाकी बच्चे भी थोड़ा सेल्फिशनेस ऐसा नहीं दिखाना है अभी इस टाइम पे, ठीक है। ऑलराइट, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में इस तरह की खबरें जहाँ पे आपको एजुकेशन मिल पा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है, ठीक है, और फ्री में मिल पा रहा है। ऑलराइट, चलो तो अब ये वाली इक्वेशन अगर मुझे सॉल्व करनी है तो मैं फोकस किस पे करूंगा, dy बाई डी एक्स, है ना। y डैश जहां लिखा है वो मेरा dy बाई डी एक्स है, उसको और ओपन करके लिख लेते ताकि मुझे अब दिखाई देगा वैसा ही कुछ जैसा मैं देखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन है। मुझे ये पता है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है इससे मुझे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स को फ्री ऑफ एनी कोएफिशिएंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 प्लस ई की पावर एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करने वाला हूँ। तो क्या बनेगा, ये dy बाई डी एक्स अकेला हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स यहाँ पे पहले से था ऊपर, नीचे 1 प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा, साथ में आ जाएगा y, और आपका राइट साइड में पहले अकेला 1 था, अब उसको यहाँ पे कोई तो जोड़ीदार मिल गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये ऐसा हमारा इक्वेशन अब बन चुका है। क्या यहाँ पे हम एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जो इक्वेशन क्रिएट हुई है उसके अंदर एक पोर्शन बहुत ही अलग से नजर आ रहा है विच इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हमने बोला हुआ है px। और वैसे ही एक पोर्शन और अलग से नजर आ रहा है जो फंक्शन ऑफ x है, इसको हमने बोला हुआ है हमारे थ्योरी में qx, ठीक है। तो अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको डायरेक्टली बॉक्स टू बॉक्स जंप करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों जो हमारा है वो है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर इंटीग्रेशन में ये जो px वाला एंटिटी होता है उसका इंटीग्रल करना होता है, ठीक है। तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x ये मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो ये जो इंटीग्रल है बहुत ही आसान है, ये इंटीग्रल बहुत ही आसान है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर x वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं डिनोमिनेटर को t डालूंगा e की पावर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब ये बनने क्या वाला है, सब्स्टिट्यूशन के बाद में dt अपॉन t बनने वाला है। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln ऑफ t होता है। ln ऑफ t मतलब कितना हो जाएगा, ln ऑफ दिस वैल्यू। तो आपके पास में बनेगा क्या, ओरली हो गया ना ये कैलकुलेशन, तो इतना तो हमें इंटीग्रेशन आ चुका है अभी। e की पावर ln के अंदर आ गया हमारे पास में 1 प्लस ई की पावर x। अब यहां पर एक लॉग की प्रॉपर्टी जरूर आपको पता होना चाहिए, e की पावर ln के अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है और आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली वो जो नंबर होता है उतना ही बचता है। ये अगर पता नहीं है तो पता कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, जब भी e की पावर में ln ऑफ समथिंग होगा आपका पूरा कैलकुलेशन होके सबसे सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, जो नंबर लिखा है वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करने वाला, दूसरा स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने वाला, तीसरा स्टेप है आंसर लिखो। आंसर लिखो मतलब सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा यहां पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx
क्यू एक्स ये रहा, अब भी जाके इसका नंबर आया, अभी तक तो ये साइड में पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन आगे जाके इसका नंबर आया है 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, ये मेरा क्यू एक्स है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस ई की पावर एक्स और साथ में है डी एक्स। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया ना। यहाँ पे क्यू एक्स इतना अच्छा है कि चीजें सारी तरीके से कैंसिल हो रही हैं और आपको अल्टीमेटली 1 का इंटीग्रेशन करना है विच विल बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक अलग से सी लिखने की हमें आदत है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आंसर बता रहे हैं इसका, अनामिका, जमशेद, अकरम, सूरज, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, वैष्णव, सारे बच्चे यहाँ पर एक साथ, साक्षी, सारे बच्चे यहाँ पर आंसर बता रहे हैं 0। बहुत बढ़िया बच्चों, आई गेस 0 बिल्कुल सही आंसर है इसका। बाकी जो अभी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं पहली बार, वो यहाँ पे ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे यहाँ पे y 0 इक्वल टू 2, इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे पास 0 इनपुट करके y का वैल्यू 2 आता है, तो 0,2 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 0,2 अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना निकल के आने वाला है। ऑलराइट, मेरे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर y मतलब 2 इंटू 1 प्लस ई की पावर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहां से मेरा c का वैल्यू क्लियरली कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए मेरा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल अब बन रहा है, एग्जैक्ट इक्वेशन जो मेरा बन रहा है, दैट वुड बी y इंटू 1 प्लस ई की पावर x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहां से y का वैल्यू कितना हो गया मेरा, x प्लस सी। c का वैल्यू आ चुका है हमारा, कितना है, 4 है। c का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4/1 प्लस ई की पावर x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन ये है कि y की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं x की वैल्यू -4 यूज करूंगा। तो हमारा इक्वेशन इतना बढ़िया बन चुका है कि इसके अंदर जब मैं x की वैल्यू -4 डालूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऑलराइट, ओके, सो आई गेस हर्षित सिंह, आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराओ। हर्षित, मैंने बताया नहीं, लेकिन आईआईटी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्लास में एक्चुअली काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज इफ y satisfies the differential function y dash minus y tan x is equal to 2x secant x, और यहां पर अगर y0 का वैल्यू 0 है तो इनमें से कौन सा वैल्यू सही है। अब ये मोर देन 1 में आया था, ये क्वेश्चन मोर देन 1 में आया था, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पे एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, इसको ध्यान से करा जाए। ऑलराइट, इंडियन क्रिकेट फैन नाम से एक बच्चा है जो बोल रहा है आई एम न्यू, वेलकम बेटा। प्रियांशु, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से करते रहो, पढ़ाई आराम से करते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा। क्या ये और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है क्या यहाँ पे हमें बिल्कुल मेहनत किए बिना ये नजर आ रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि पहला स्टेप तो वही होता है, 3 स्टेप का तो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेप है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आई गेस वो तो बहुत ही अच्छे से नजर आ रहा है। y डैश मतलब क्या है, dy/dx है, प्लस, अच्छा बीच में प्लस रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसमें प्लस है। तो अगर कभी बीच में माइनस आ रहा है मतलब उस माइनस की जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, वो फंक्शन ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ tan x, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x secant x। तो क्या ये एक्चुअली हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है? बिल्कुल है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स मुझे यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन आगे आराम से सॉल्व हो सकता है। तो लेट अस प्रोसीड विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्या है नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ tan x dx, माइनस tan x लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। गलती से किसी ने अगर tan x ले लिया तो गड़बड़ हो सकती है। यहां पर हमें क्या करना है, माइनस पहले बाहर निकालना है, और tan का इंटीग्रेशन क्या हमें याद है, ln ऑफ secant हमें पहले से याद है, ठीक है। तो ये कितना होने वाला है, e की पावर में माइनस ऑफ ln ऑफ secant x, ऐसा यहां पर बनने वाला है इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद। अब यहां पर एक काम करते हैं, ये जो माइनस है इसको secant की पावर में चढ़ा देते हैं। तो secant की पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/secant, और 1/secant मतलब क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज ऐसी लिखी जा सकती है, e की पावर में ln ऑफ cos x, और e की पावर में ln ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, दैट थिंग।
तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार भी बहुत आसान निकल के आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cos x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपका cos x है, देन इन दैट केस क्या हम अब डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं? क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख देना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। qx क्या होता है? आपका यहां पर राइट साइड में जो बचा हुआ क्वांटिटी अभी तक यूज में नहीं आया है वो आपका qx है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 2x secant x इंटू cos x dx। ठीक है, ये आपका qx है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। cos और secant हो जाएंगे कैंसिल, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा वैल्यू? cos x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। तो आप देख रहे हो यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही बच्चों हमें सॉल्व करने में, यहां पर इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आ रही। जबकि हमने जो होमोजेनियस फॉर्मेट किया था वहां पे कई बार ऐसा हो रहा था कि आपके इंटीग्रेशन बड़े बड़े फंस रहे थे। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, वी आर एक्चुअली लकी हियर लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ऑलराइट ए एंड डी ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। ए एंड डी बिल्कुल आई गेस बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अच्छा, किसी को अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपने YouTube का सेटिंग अच्छे से चेक करो। आप उसके अंदर मैनुअल मोड में जाओ। अगर आप YouTube के ऊपर ऑटो मोड में रहते हो देन इन दैट केस आपका अगर नेट स्पीड कम है तो वीडियो की क्वालिटी कम कर देता है। ठीक है, तो उसके अंदर सेटिंग्स में जाके आप अपने हिसाब से जो हाईएस्ट क्वालिटी मोड है उसको सिलेक्ट करो ताकि आपको भी बाकियों की तरह बिल्कुल क्लियरली चीज़ें नजर आए। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने लेक्चर होंगे इस वीक में? डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या यहां पर कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से मैं सी निकाल सकता हूं? बिल्कुल है। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि जीरो डालने पे जीरो आना चाहिए, मतलब y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो, तो यहां पे c का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? जीरो होना चाहिए। 0,0 अगर इसमें सेटिस्फाई करता है तो c का वैल्यू यहां पे जीरो है। तो यहां पे मैं अब क्या देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो y निकल के आ रहा है वो क्या है? y cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सिंस c इज इक्वल टू जीरो, ऐसा मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। तो y इज इक्वल टू आपका x इंटू सीकेंट एक्स। ठीक है, x इंटू सीकेंट एक्स। अब एक एक करके आपको इस सिंपल से एक्सप्रेशन पे चेक करना है कि π/4 डाल के क्या वैल्यू मैच करती है, π/3 डाल के क्या वैल्यू मैच करती है। और यहां पर ध्यान से देखो डैश लगा हुआ है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल के आपको चेक करना है कि क्या यहां पे कोई वैल्यू मैच कर रही है। तो यहां पर a और d वाली वैल्यू बहुत बढ़िया बच्चों मैच करेगी इसके अंदर। ठीक है, यस हाँ बिल्कुल सागर बेटा, रोज होते हैं लेक्चर यहाँ पे। 9 to 10 मैथ्स के होते हैं, 7 to 8 फिजिक्स का और 8 to 9 केमिस्ट्री का आपका लेक्चर होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आई गेस ये दोनों चीजें बच्चों आप चेक करो एक बार। पहले इसके अंदर π/4 डालो, यहाँ पर y की वैल्यू एट π/4 विच इज अवर ए ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर आपको मैच करते हुए मिलेगा। कितना हो जाएगा? π²/16 हो जाएगा। और यहाँ पे सीकेंड का वैल्यू π/4 पे कितना होता है? √2 होता है। तो ये π²/8 √2 हो जाएगा। π² √2, बिल्कुल यही बात यहाँ पे लिखी हुई है उसने। और वैसे ही एक बार डेरिवेटिव करके चेक करो, एक बार बिना डेरिवेटिव किए π/3 भी डाल के देखना हो तो देख लो। ठीक है, π/3 अगर आप डालोगे तो π²/9 तो यही बना देगा, इसका वैल्यू हमने काउंट ही नहीं किया, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक बार आपको क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो y डैश कितना हो जाएगा इस केस में? y डैश इज इक्वल टू 2x सीकेंट x एंड साथ में सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² सीकेंट x tan x। इसके अंदर बस आप वैल्यूज डालो और देख लो कि आपके यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला कर रहा है या डी वाला कर रहा है। यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन मैच होते हुए मिलेगा। क्लियर है? बढ़े आगे। ऑलराइट, चलो सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान से करना होगा। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में एडवांस में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन देखते से आप बता सकते हो कि ये किसका है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेकिन अब उसने जो क्वेश्चन आगे पूछा है वो उससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टीडियस होते हुए नजर आएगा। ठीक है, बट नॉनदलेस यू शुड स्टार्ट टू ट्राई दिस। यहां पे ध्यान से देखो कितना आंसर आप यहां पे निकाल पाओगे। ऑलराइट, ओके, देखें इसे। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करना जरूरी है ही। लेट अस डू दैट। ठीक है,
तो यहां पर हमारे पास जो पोर्शन बन रहा है पी एक्स का वो क्लियरली क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां पर हमारे पास पी एक्स है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली स्टेप के ऊपर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं क्या देख सकता हूं कि मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1/2 इंटीग्रेशन में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्चुअली न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका आंसर क्या मिलेगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा e की पावर हाफ ऑफ ln के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां तक बात समझ में आ रही, ठीक है। अब जब भी हम लॉग लेते हैं तो हमने थोड़ा सा एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो आंसर आता है वो एक्चुअली लॉग ऑफ मॉड एक्स आता है, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे से यहां पे लिखा हुआ है कि हम किस इंटरवल में डिस्कशन कर रहे हैं। हम अगर -1 से 1 में डिस्कशन कर रहे हैं, हम मतलब अगर फ्रैक्शनल क्वांटिटीज के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, देन इन दैट केस ये इस तरह से लिखा हुआ एक्चुअली नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अगर मॉड है तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं एक्सप्रेशन को मॉड के साथ में लिखते हैं, और मॉड इस रेंज में ओपन कैसे होगा उसके बारे में भी सोचते हैं। तो यहां पर मॉड कैसे ओपन होगा, आगे पीछे कर देगा वो इसको, ठीक है। यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन के ये ओपन होने वाला है, ऑलराइट। तो यहां पर पहली बात तो ये हाफ को ले जाना पड़ेगा पावर में, हाफ को पावर में ले जाएंगे, मॉड ओपन करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, तो आपका यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, और मॉड आगे पीछे कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर बन गया है, ठीक है। अब जैसे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डायरेक्टली टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, देखिए यहां पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, जो आपका राइट साइड में लिखा हुआ है वो qx है, ठीक है। तो ये कितना है, x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी इसके अंदर और मल्टीप्लाई क्या करना है, इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मल्टीप्लाई करना है। याद हो गया फॉर्मेट अभी सबको। तो जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा यहां पर, क्योंकि अंडर रूट वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। ये हमारा एंटायर कैलकुलेशन हो गया। तो यहां पे c की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से देखो कोई डेटा है क्या हमारे पास। क्लास 11th का पढ़ाइए, ओहो बेटा कुशागर, यहाँ पे क्लास 11 की पढ़ाई भी होती है लेकिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे होती है, ठीक है। ऑलराइट, जैसे आपके यहाँ पे नॉर्मल स्कूल्स में भी होता है, ठीक है। कुछ दिन टीचर 11th क्लास में जाता है, कुछ दिन 12th क्लास में जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपको 11th की क्लासेस मिलेंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिस्कशन होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर अब मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 डेटा गिवन है। डेटा क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 डाल के 0 आना चाहिए, 0 डाल के 0 आना चाहिए। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ तो c का वैल्यू क्या मिलता है मुझे, 0 मिलता है। c का वैल्यू मुझे 0 मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में बहुत ही एक सिंपल सा रिलेशन आ रहा है y के लिए। y का वैल्यू आपका कितना बनेगा, y हो जाएगा आपका इस केस में x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में आएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है। ये वाला जो वैल्यू है ये मैं उठा के नीचे ले गया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम आगे ले गए, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा y क्या है, हमारा y fx है, और ये जो इसका मतलब लिखा हुआ है ये हमारा fx है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ x दैट वी नाउ हैव टू इंटीग्रेट। मुझे अब यहाँ पे -√3/2 से लेके +√3/2 तक fx को इंटीग्रेट करना है। मतलब यहाँ पर इसने क्वेश्चंस मिक्स कर दिए। यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का था, अब आगे चल के ये डेफिनेट का क्वेश्चन बन चुका है। तो अगर ये डेफिनेट का क्वेश्चन बन गया है तो डेफिनेट का इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर मुझे करने को मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टीज मेरे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो fx है वो उसके अंदर एक तो ऑड पोर्शन है पहला वाला, और एक आपके पास में इवन पोर्शन है एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो जो ऑड पोर्शन होता है, ऑड फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन -a से a में तो 0 होता है। इसका मतलब इस पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। ऑल्दो वो fx का पार्ट है, लेकिन जब इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो ये यूजलेस हो जाएगा। और ये जो इवन वाला पार्ट है ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करवाता है,
आपका जो इंटीग्रेशन माइनस ए से ए होता है उसको आप 0 से ए करके ट्वाइस कर देते हो, ठीक है। नाउ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन विच वी हैव अगेन डिस्कस्ड इन डिटेल, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके √3/2 और बचेगा केवल इतना एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन फिर से क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको अगर आगे सॉल्व करना है देन इन दैट केस आपको थोड़ा सा डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या सोचेंगे, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो सोचा जा सकता है बहुत ही आसानी से, दैट इज x इज इक्वल टू साइन थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा आपकी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर वो करके क्या क्या फायदा हो रहा है हमें, x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इक्वल टू साइन थीटा है देन इन दैट केस dx शुड बी रिप्लेस्ड विथ cos थीटा d थीटा। इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो थीटा का वैल्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा। जब मैं x का वैल्यू √3/2 डालूंगा तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कब होता है, π/3 पे होता है, तो यहाँ π/3 आएगा। और अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, x के प्लेस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपका dx के प्लेस में जाएगा cos थीटा d थीटा। समझ रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा cos थीटा, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेट करना है। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा मल्टीपल एंगल में, तो ऐसे करो इस 2 को भी अंदर ले लो। इस 2 को अगर मैं अंदर ले लूंगा देन इन दैट केस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, इससे सिंपल इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करना है 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू π/3, ठीक है। और यहां पर अब आंसर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा थीटा, आगे हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट डाल दो इसमें 0 से लेके π/3, ठीक है। तो आपका आंसर आपके सामने होगा, जल्दी से एक बार कैलकुलेट करके बताओ कौन सा वाला आंसर मैच करेगा इसमें से। स्टेप 4 चाहिए अरविंद को। ऑलराइट, लेट मी जस्ट चेक कि विच वन इज द स्टेप 4। π/3 डाले अरविंद पहले इसके अंदर, लेकिन π/3 अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा π/3 डायरेक्टली, और अगर मैं π/3 अंदर डालूंगा तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 π/3। नाउ साइन ऑफ 2 π/3 इज हाउ मच, √3/2, ठीक है। तो ये बनेगा √3/4। तो ऐसा कुछ आपका आंसर आना चाहिए, π/3 माइनस √3/4, π/3 माइनस √3/4, जो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। π/3 माइनस √3/4, और काफी सारे बच्चे यहाँ पर इस बात को कंफर्म भी कर रहे हैं। ऑलराइट, दैट्स रियली नाइस। तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लिया जाए। यहाँ पर एक बच्चे को किसी स्टेप में दिक्कत आ रही थी, एक बार मैं तब भी पूरा ही बता देता हूँ, कोई यहाँ पे लोड नहीं है मुझे, ठीक है। अगर मैं बच्चों ये देखता हूँ कि मेरा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो मेरा तो पूरा टेंशन ही दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अब पता है कि फाइनल आंसर कैसे निकलने वाला है। अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता तो कितना अच्छा होता आगे, और उसने मेहनत करने के लिए बोल दी वो बात अलग है, लेकिन अगर बाकी क्वेश्चन की तरह ये यहीं खत्म हो गया होता तो कितना सिंपल सॉल्यूशन था इसका। क्यों? क्योंकि हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है। आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि px कितना है, वो कौन सा फंक्शन है जो y के साथ में x वाला मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको आपको यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx से ऐसा होता है, ठीक है। वो एक बार आपका कैलकुलेट हो गया तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन ही लिखना होता है। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें कैंसिल होने के बाद में जो आपका फंक्शन बना दैट वाज वेरी इजी। यहाँ पे c का वैल्यू 0 क्यों आ गया, क्योंकि उसने एडिशनल डेटा यहाँ पे दिया हुआ था कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए c का वैल्यू 0 लेना जरूरी था, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर y का वैल्यू देखा, मुझे क्या समझ में आया, मेरा fx क्या है। अब fx जो यहाँ पर आपकी वैल्यू है उसके अगर मैं 2 टुकड़े करता हूं तो एक टुकड़ा यहाँ पे ऑड फंक्शन क्रिएट होता है। ऑड फंक्शन क्यों, x की जगह -x डालो तो माइनस अलग से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये पोर्शन इवन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह -x डालूंगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी यूज करने की सोची, क्यों सोची, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहा है, -a से लेके a तक जा रहा है। तो ऑड वाला तो वैल्यू 0 हो जाएगा और इवन वाला वैल्यू एक्चुअली लिमिट को आधी कर देगा और इंटीग्रेशन को डबल कर देगा, ठीक है। और उसके बाद में तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप है जो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है।
रूट को यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट बेटा मत करो, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा है जो बोल रहा है कि रूट वाले को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, ये क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर ये लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक होता तो आपकी बात में यहाँ पे मानता, ठीक है। और यहाँ पे प्लस बहुत ही आसानी से साइन थीटा दिख रहा है, गेस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीजें जब भी आती है तो साइन थीटा हेल्प करता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है तो सीकेंड थीटा हेल्प करता है, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो tan थीटा हेल्प करता है। ये तीन सब्स्टिट्यूशंस तो हमें याद होना ही चाहिए जो अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी आसानी से चेंज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये देखो कि ये 2014 में भी लेंदी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, इसको लेंदी बोल सकते हो, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं था तो ये सिंपल ही, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट इज दिस। नाउ 2011 में भी एक क्वेश्चन आया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये आज आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के देखो समझ में आ रहा है क्या? आएगा बिल्कुल, है ना। आज आपने अगर अच्छे से सुना है सब कुछ तो आएगा। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की और कमेंट्स में फिर मुझे बताना कि y2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, बट वी विल प्रोसीड विद द क्लास नाउ। यहां पर जल्दी से पहले ये अलग स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे बाद में, लेक्चर के बाद, वहां से आप पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, ठीक है। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, चैलेंजिंग क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस इसको, ठीक है। अगर आप समझ गए तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, नथिंग न्यू हियर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अभी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जिस भी बच्चे को थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है, अनीश को यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं बेटा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लेक्चर यहाँ पे अच्छी बात है कि रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी, एक बार टीचर ने बोल दिया था तो बोल दिया था, ठीक है। अब या तो हम अपने दोस्तों से पूछते थे कि यार टीचर ने क्या बोल दिया, फिर से मुझे बोल के बता, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई है हो सकता है, ठीक है। ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप यहाँ पे वेट किसका यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी बात को एक बार फिर से रन करके देखो, इसी लेक्चर को एक बार फिर से सुनो, ठीक है। यहां पर जो बोली हुई बातें हैं आपको डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, चलो लेकिन अभी वेरिएशंस के ऊपर चलते हैं कि हम अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कैसे वेरिएशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो बहुत ही अमेजिंग से वेरिएशंस हैं, दोनों वेरिएशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस के ऊपर हम आएंगे, ठीक है। जो सबसे पहला वाला है उसको हम बोल सकते हैं अनदर फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें dy बाई डी एक्स देखने की इतनी आदत होती है कि क्वेश्चन बनाने वाला dx बाई dy का क्वेश्चन बना के हमें कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखोगे कि ये फॉर्मेट ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या ऑब्जर्व करो, जहां x है वहां y हो गया है, जहां y है वहां x हो गया है। x और y इंटरचेंज हो गए, dy बाई dx के प्लेस में dx बाई dy आ गया, y के प्लेस में x आ गया, px और qx के प्लेस में py और qy आ गया। मतलब हमने क्या किया है, बस x की जगह y की जगह x रिप्लेस कर दिया है। लेकिन कई बार ये भी कंप्रहेंड करना, ये भी बात सोचना काफी मुश्किल हो जाता है अगर हम इस माइंड फ्रेम में नहीं है कि यहाँ पे चीजें इस तरीके से वैरी कर सकती हैं, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं फिर हमें, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू नो कि ऐसा हो सकता है। चलो लेकिन अगर अब ऐसा हो गया तो करेंगे क्या? अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता करना है कि हाँ ये अभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, पहली बात तो, ठीक है। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला तरीका लग जाना चाहिए। तो यहां पर हम सीधे क्या कर रहे हैं, अब डेरिवेशन नहीं करके दिखा रहा हूं मैं, डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है, यहां पे बस x की जगह y की जगह x से तो करना है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डीकोड कि यहां पे स्टेप्स क्या क्या होना चाहिए। यहां पर सबसे पहला स्टेप आपका होगा फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, लेकिन इस बार जो आपका बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा, py की मदद से बनेगा। मतलब y के टर्म्स में यहां पर आपका आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ py dy, y के टर्म्स में यहां पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आने वाला है। इसके बाद हम डायरेक्टली जाते हैं सॉल्यूशन वाले स्टेप पे। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहां पर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, लेकिन यहां पे x और y एक्सचेंज हो गए तो कितना हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x into integrating factor is equal to integration of some function of y that was present on right hand side q of y into integrating factor dy. Now this is the final solution.
आपको यहाँ पे स्टेप्स तो फिर से 3 ही कर रही हैं। पहले आइडेंटिफाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है और डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखते समय आपको एक इंटीग्रेशन वाला स्टेप जरूर करना पड़ता है, बट दैट इज हाउ इजी दिस इज। क्लियर हो गया? ऑलराइट, अगर ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया है तो हम एक और पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, अब यहां पर आपके मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पैटर्न जो मैं बताने वाला हूं वैसा ही उसके पहले वाले जो पैटर्न बताया था अभी उसके साथ में मिक्स होकर चीजें आएंगी। बहुत ध्यान से आपको बेटा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां पर देखो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका फॉर्मेट जो है काफी कुछ वो पहले वाले फॉर्मेट जैसा ही लग रहा है ना। यहां पर क्या क्या है, यहां पे dy बाई डी एक्स है, यहां पे px है, यहां पे qx है। दिक्कत कहां आ रही है, f ऑफ y और f डैश y की दिक्कत आ रही है। f ऑफ y और f डैश y की दिक्कत आ रही है। हमने क्या बोला था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी है जब यहां पर एग्जैक्टली y लिखा हुआ है, ठीक है, और dy बाई डी एक्स अकेला है। लेकिन यहां दोनों चीजें मॉडिफाई कर दी। लेकिन हम एक बात देख सकते हैं कि अगर यहां पर f ऑफ y है तो बड़ी होशियारी से यहां पर भी f डैश y लिखा है, कुछ दूसरी चीजें नहीं लिखी है यहां पे। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम सिंपल से सब्स्टिट्यूशन से इसको एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा हमें देखने की आदत है उसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, लेट f ऑफ y इज इक्वल टू z। अगर f ऑफ y इज इक्वल टू z हो गया देन इन दैट केस आप यहां पर सोच के देखो, आपके पास में f डैश y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश y तो बनेगा, लेकिन बाद में y का भी डेरिवेटिव आएगा विच इज dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपका dz बाई डी एक्स के बराबर, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो z का डेरिवेटिव यहां पे dz बाई डी एक्स नजर आएगा। ऑलराइट, तो ये यहां पे फायदा होता है। यहां पर अच्छी बात क्या हो गई, क्वेश्चन अभी भी अरेंज्ड अच्छे तरह से था, क्वेश्चन में यहां पे मैनिपुलेट करने के लिए अवेलेबिलिटी थी। तो मैं क्या देखता हूं, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था वो अब यहां पे डायरेक्टली dz बाई डी एक्स के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है, dz बाई डी एक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और आपके पास में x वाला टर्म्स तो चेंज ही नहीं किया हमने, px वैसा का वैसा रहेगा, px वैसा का वैसा है। और साथ ही साथ यहां पे f ऑफ y चेंज हो चुका है, f ऑफ y को हम z लिख चुके हैं, ठीक है। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, q ऑफ x आएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर से हमें कोई चेंज नहीं किया। अब ये जो ग्रीन इक्वेशन बच्चों आपको नजर आ रही है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही तो है, बस यहां पे z की जगह y लिखा हुआ, इतना से ही चेंज है ना, बाकी सारी चीजें अभी भी वैसी ही हैं। तो यहां पे जो एंड में हम सॉल्यूशन लिखते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे क्या लिख देंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि आपका जो मेन वेरिएबल चल रहा है वो z हो गया। और लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे z के प्लेस में f ऑफ y। सो ये दोनों वेरिएशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो क्या है वेरिएशंस, एक बार फिर से जल्दी से नोटिस करो। आपके पास में एक तो ये वेरिएशन है जहां पर x और y इंटरचेंज हो गए हैं, और दूसरा आपके पास में वेरिएशन है ये, ठीक है। अब ये एक वेरिएशन जो बहुत ही मतलब जनरलाइज्ड वेरिएशन है, इसका एक स्पेशल केस होता है जो बुक्स में बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से दिया हुआ होता है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन, अलग से अगर आपने नाम नहीं भी सुना तो भी चलेगा, क्योंकि वो यही है, ये बर्नौलीज का ही जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो वी आर गोइंग विद जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। बर्नौलीज अगर किसी को देखना है तो बुक में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो यही बात कर रहा है। लेकिन क्यों ना इसको क्वेश्चन के थ्रू समझा जाए, है ना। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि ये वेरिएशन सब इनकॉर्पोरेट हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर से आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चंस इस पैटर्न पे आ रहे हैं। 2010 में ये क्वेश्चन आया था, और यहां पर बच्चों आप मान सकते हो कि यहां पे हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली आए हैं एग्जाम में, ठीक है, जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। वी कैन टेक फर्दर सेशंस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट देन आपकी भी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि आप जाके देखो कि यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस सी कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है, यहाँ dx है। ऐसा करते हैं, dx से पहले डिवाइड करते हैं। अगर मैं dx से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखा जाए जरा, cos x है, उसके साथ में dy के नीचे dx आ जाएगा, dy के नीचे dx आ गया। और यहाँ पे राइट साइड वाला ब्रैकेट एक बार ओपन करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो y के साथ में sin x है एंड माइनस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y sin x, और फिर यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज
ऐसा करते हैं कि ये वाला क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, ये वाला क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। आपको भी ये सब चीजें दिखने लग जाएंगी टाइम के साथ में। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे y वाला टर्म चाहिए था ना, dy बाई ds के साथ में y वाला टर्म चाहिए होता है। तो यहां पर बनेगा क्या, माइनस साइन एक्स और साथ में आएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा मैं अभी सोच रहा हूं, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन अभी तो ऐसा सोच रहे हैं कि यहां पे क्या है, y वाला टर्म है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। अब यहां पर मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर यहां पर y वाला टर्म है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड के साइड में जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड जैसा कुछ तो बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब dy बाई ds के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं cos x से ऐसा करता हूं, डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट। अगर मैं थ्रू आउट cos x से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, सुनते जाओ, यहां पे जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो भी सुनना जरूरी है। यहां पे जिस तरीके से मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं वो जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आपको यहां पे जो वेरिएबल फॉर्मेट है वो क्रिएट करने में दिक्कत आएगी अदरवाइज ऑलवेज, ठीक है। तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सोच रहे हैं, पहले तो हमने y इधर लाने की सोची, फिर हमने सोचा यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने फिर cos x से डिवाइड करने का सोचा, ठीक है। cos x से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बनेगा क्या, यहां पे डिवाइड करके बनेगा dy बाई dx और हो जाएगा आपके साथ में माइनस tan x इंटू वाई, है ना। यहां पे साइन के नीचे cos आ जाएगा तो tan x हो जाएगा, ऑलराइट। और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर के नीचे cos आएगा, मतलब बेसिकली सीकेंट x वहां पे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां चीजें ऐसी कन्वर्ट हो रही हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहां पे dy बाई ds के साथ में सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई लिखा हुआ है। प्रॉब्लम कहां आ गई, प्रॉब्लम यहां आ गई कि राइट साइड में मेरे पास होना चाहिए फंक्शन ऑफ x, जबकि वहां पर वाई स्क्वायर भी आ गया। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, क्योंकि राइट साइड में तो मेरे पास x का ही टर्म होना चाहिए, राइट साइड में वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। तो मैं यहां पे वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करूंगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या बनना है, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे वाई स्क्वायर आ जाएगा dy बाई dx के साथ में, उसके बाद में यहां पर माइनस tan x के साथ साथ कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई आ जाएगा, 1 बाई वाई आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। अगर मैं y को वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 बाई वाई आएगा, और बचेगा कितना यहां पे, माइनस सीकेंट x बचेगा। कितना बचेगा, माइनस सीकेंट x बचेगा। ओके, तो अब यहां पर देख के मुझे समझ में आता है यार, ये तो फिर से चीजें जो हैं थोड़ी अच्छी तरीके से अरेंज हो गई। हमने जो मेहनत की ये 3-4 स्टेप में अच्छी तरह से ये अरेंज हो गए, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, जिसके अंदर आपके पास में यहां पर कोई तो एक फंक्शन होता है और dy बाई dx के साथ में उसका डेरिवेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका जो 1 बाय वाई का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो 1 बाय वाई स्क्वायर जैसी टर्म जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ यहां पे करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट 1 बाय वाई, 1 बाय वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं z, ऑलराइट। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन लूं, लेट 1 बाय वाई इज इक्वल टू जेड, तो यहां थोड़ा सा माइनस साइन का इशू आएगा, वो मैनेज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx। तो यहां पर बस माइनस साइन की दिक्कत आ रही है, लेकिन 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाय dx कैन बी रिटन एज माइनस dz बाय dx, ठीक है। जो यहां पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, माइनस dz बाय dx यहां पे बनने वाला है बच्चों, ओके। और आपका जो आगे वाला टर्म बनेगा वो क्या है, आपके पास में यहां पे माइनस tan x तो था ही, माइनस tan x तो था ही, साथ में और कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बाय वाई की जगह z आ जाएगा, और राइट साइड में कितना बचा हुआ है आपके पास में, माइनस सीकेंट x बचा हुआ है, ऑलराइट। तो यहां पे थ्रू आउट माइनस कैंसिल कर देते हैं। थ्रू आउट माइनस अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो जैसा इक्वेशन मुझे चाहिए होता है वैसा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन कुछ तो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, क्लियर हो रहा है। तो क्या मैं इसको सॉल्व करूं आसानी से, क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा मुझे, अब तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया ना बच्चों, क्योंकि अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया है तो इसके अंदर अब मतलब ट्रिकी कुछ नहीं है, मेहनत अभी भी करनी है नो डाउट, क्योंकि हम आंसर तक नहीं पहुंचे, लेकिन अब चीजें आसान हो गई हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या करेंगे यहां पर हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बताएंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंट हो जाएगा, और ln ऑफ सीकेंट e की पावर में लिखा हुआ है इसलिए कितना हो जाएगा, सीकेंट x हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो है सीकेंट x, ऑलराइट। और यहां पे अब मेरा जो पूरा आंसर आने वाला है वो किसके टर्म्स में आएगा, मेरा पूरा का पूरा आंसर यहां पर आएगा z के टर्म्स में, ठीक है। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में सीकेंड लिखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, वो भी सीकेंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको इंटीग्रेट जब हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सी भी साथ में लिखना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा tan x प्लस सी। और z क्या है आपका, z है आपका 1/y, तो जब z यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे सीकेंट x इज इक्वल टू, कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए जरा पीछे जाके, सीकेंट x इज इक्वल टू y इंटू tan x प्लस सी। ऐसा क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि मैंने z के प्लेस में 1/y डाला। इज इट क्लियर, ठीक है, ऑलराइट। तो समझे बच्चे यहां पे कौन सा आंसर आने वाला है, सीकेंट x इज इक्वल टू tan x प्लस सी इंटू वाई, डी आंसर यहां पर आने वाला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ये बच्चों वेरिएशन वाला क्वेश्चन था, यहां पर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा इक्वेशन को टू रीच टू द फाइनल इक्वेशन जिसका आप आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक है। यहां पर हम आंसर किसका निकाल पा रहे हैं, हम इस इक्वेशन का आंसर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट तक आ गया है, ठीक है। सो आपको ऐसी चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है। और यहां पर क्योंकि हमने 1/y और 1/y स्क्वायर वाली चीजें ही मैनेज करी हैं, इसी को आप बर्नौलीज फॉर्मेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नाम से घबराने की बात नहीं है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन से हमें इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी होती है, बेसिक आइडिया ये होता है, ठीक है, ऑलराइट। और यहां पे आई गेस आई कैन गिव यू वन मोर क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन करो बच्चों, इसको भी होमवर्क जैसा ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस होमवर्क में हैं, उनके डिस्कशन से हम चीजें आगे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन करना, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज योर सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन। You can let me know the answers of both the questions. पहला वाला क्वेश्चन जो था बच्चों वो आपका इंटीजर टाइप था, so I'm expecting some integers in comments. And this is ABCD वाला, तो इसके अंदर तो आंसर बताना काफी आसान है, आपको आदत है कैसे करते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द कंसेप्ट्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, उनको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है, और लेकिन क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। बच्चों अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही है, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है कि आप अपने दोस्तों को भी बोल रहे हो कि यार चैनल पे आके बात करो, ठीक है। जैसे आज एक लड़का आप मुझे बता रहा था, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, आप भी ये सारे काम कर सकते हो। आप साथ ही में ये भी शेयर कर सकते हो कि अनअकैडमी प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी हम सब टीचर्स मौजूद हैं, वहां पर लाइव क्लासेस और ज्यादा इंटरेक्टिव होती हैं, क्योंकि पहली बात वहां पर बच्चे कम हैं, इसलिए भी है ना, पर क्लास में बच्चे कम है, और साथ ही साथ वहां पर जो बच्चे आते हैं वो क्योंकि थोड़ा ही सही है ना, लेकिन कुछ तो बेसिक अमाउंट पे करके आते हैं, तो एक ज्यादा डेडिकेशन होता है उनके अंदर, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू एक्चुअली डोंट मिस आउट ऑन दिस। यहाँ पर प्राइसेस जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं बढ़ने वाली हैं, ठीक है, तो उससे भी आप थोड़ा सा मोटिवेट हो। यहाँ पर जितने जल्दी आप सब्सक्रिप्शन लोगे बच्चों उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि जितने जल्दी आप प्लेटफॉर्म चेंज करोगे, जितने जल्दी आप प्लेटफॉर्म प्लस पर आओगे, उतना जल्दी आप बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, उतने जल्दी ही आप लाइव क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड द कोड दैट यू कैन यूज फॉर योर डिस्काउंट इज JEE लाइव, ठीक है। 10% डिस्काउंट तो बच्चों आपको रेगुलर प्राइस पे वैसे भी मिलने ही वाला है, ठीक है। सो डू दिस। और साथ ही साथ क्योंकि आप इस चैनल पर हो और अगर किसी ने अभी तक अनअकैडमी JEE चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो इसका, और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके यहाँ जो अमेजिंग से लेक्चर्स हो रहे हैं वो आपके मिस आउट ना हो, ठीक है। दीज आर नॉट द ओनली लेक्चर्स दैट वी आर टेकिंग, ठीक है। यहाँ पर JEE लाइव डेली सीरीज जो है इसके अंदर हम आपको रेगुलर क्लासेस लेते हैं, साथ ही साथ बच्चों शाम को हम क्विजेस भी करते हैं जहां पर हम आपको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। नाउ दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस सेशन जो आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके ऐसे कोई भी सेशंस मिस नहीं होंगे, ठीक है, ऑलराइट। और बच्चों साथ ही साथ एक लास्ट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी JEE के ऊपर अगर आपको कंटेंट देखकर अच्छा लग रहा है, आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है, देन वैसे ही 2 चैनल्स और हैं अमेजिंग वाले, एक है अनअकैडमी नीट और एक है अनअकैडमी फाउंडेशन 9th और 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आपके नज़र में कोई आपके ऐसे दोस्त हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आगे चलकर JEE या नीट की तैयारी करने वाले हैं और अभी फाउंडेशन फेज में हैं, तो उनको ज़रूर डायरेक्ट करो इन चैनल्स के ऊपर, जहाँ पर उन्हें भी, जो आपके दोस्त हैं उनको भी यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो स्प्रेड द वर्ड एंड शेयर दिस लेक्चर विद द हैशटैग JEE लाइव डेली ऑन योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, ताकि हम आपके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए, ठीक है। ऑलराइट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।